हेलो दोस्तों। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो है कि स्टॉक फ्यूचर्स में और कमोडिटी फ्यूचर्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ये मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ट्विटर पे पूछा भी था, जो आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। कई लोग ये बात मुझसे पूछ चुके हैं ट्विटर पे भी, और अदरवाइज भी फ़ोन पे पूछते रहते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों दोनों में। कैसे ट्रेडिंग करना है कमोडिटी का, वो तो एक लार्जर क्वेश्चन है, उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। आपको, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मैंने अपनी जर्नी एज ए कमोडिटी ट्रेडर शुरू करी थी, और मैंने तकरीबन 5 साल केवल कमोडिटी ट्रेडिंग ही करी है इंडिया में, एमसीएक्स में और एनसीडीएक्स में। तो उसको कैसे करना है वो हम बाद में एक वीडियो बना के डिस्कस करेंगे, उसकी निटी ग्रिटीज, उसमें सेटलमेंट कैसे होता है, या उसमें टेंडर पीरियड क्या होता है, उसमें डिलीवरी क्या होता है। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको इतना वादा कर सकता हूँ, इतना अश्योरेंस दिला सकता हूँ कि जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं स्टॉक से आसान है। बहुत ही, जो मैं तो एग्री में कमोडिटी ट्रेडर ट्रेडिंग करता हूँ, और मैं सोयाबीन की ट्रेडिंग करता हूँ, या क्रूड पाम ऑयल की, जिसको सीपीओ भी बोलते हैं, उसकी ट्रेडिंग करता हूँ। तो एक दो लोगों से बात करता हूँ, तो वो मंडी में बैठते हैं वो लोग, मतलब वो किसान के ऊपर के जो लोग होते हैं ना, जो ब्रोकर्स होते हैं कमोडिटी के, वो लोग हैं। उनको तो कुछ भी नहीं पता, उनको गामा थीटा अल्फा ये सब कुछ भी नहीं पता होता है। उनको बस पता होता है खरीदो बेचो खरीदो बेचो। इनफैक्ट कलकत्ता की जो मंडी के जिन लोगों से मैं बात करता हूँ, वो उनकी लैंग्वेज भी ऐसी होती है, खरीदू आ गया मतलब बायर हैज कम, खरीदू खरीदू आ गया, बेचू आ गया, बेचू मतलब बिकवाली शुरू हो गई, खरीदू बेचू उनका टर्म होता है। तो बहुत ही सिंपल होता है, उस पर हम बाद में आएंगे। आज इस बेसिक क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं जो आपने बहुत लोगों को पूछा है कि क्या डिफरेंस है दोनों में। मेरा मानना है दोस्तों, और ये मेरा आंसर है, मैं गलत भी हो सकता हूं, आप लोग कमेंट में मुझे बताइए। रोज कुछ ना कुछ नया सीखता हूं, हो सकता है आपके कमेंट से मैं कुछ नया सीखूं। मेरा मानना है कि कमोडिटीज जो होती हैं वो बाय नेचर ट्रेंडिंग होती हैं, और स्टॉक्स या इंडेक्स जो होता है वो बाय नेचर मीन रिवर्टिंग होता है। ये मैं आपको बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। इसको हम कैसे जस्टिफाई भी करेंगे अभी अगले 2-3 मिनट में। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कि यार ये तुम्हारे वीडियो बड़े लंबे होते हैं। तो मैं कोई टिकटॉकर तो हूं नहीं, आपके इंटरटेनमेंट के लिए तो बना रहे नहीं रहा हूं। अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि 7-8 मिनट से लंबा ये वीडियो ना हो। तो ये कमोडिटीज जो होती हैं वो बाय नेचर ट्रेंडिंग होती हैं, और स्टॉक्स इंडिविजुअल या आपका इंडेक्स जो होता है वो मीन रिवर्टिंग होता है। इनफैक्ट जितना ब्रॉड इंडेक्स होगा उतना ज्यादा मीन रिवर्टिंग होगा। निफ्टी आपका ज्यादा मीन रिवर्टिंग होगा बैंक निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी में अगर एक दिन फार्मा ऊपर गया तो आईटी नीचे गया, आईटी ऊपर गया तो ऑयल एंड गैस नीचे गया, बैंकिंग ऊपर गया तो पता लगा आपका एनबीएफसी नीचे चले गए, या मतलब एक में उठापटक हो रही है तो दूसरे में बिकवाली हो रही है। स्टील ऊपर गया तो बैंकिंग नीचे आया। तो कमोडिटीज ये निफ्टी इज मोर मीन रिवर्टिंग देन बैंक निफ्टी, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। इनफैक्ट आप स्पाइक्स भी देखते होंगे तो बैंक निफ्टी में बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स आते हैं। इसलिए बहुत से लोग जो है वो बैंक निफ्टी में ट्रेड ही नहीं करते, निफ्टी में ट्रेड करते हैं। खासकर जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग करनी होती है, जिनको जिनको स्पाइक से जिनके स्टॉप लॉस टाइट स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, वो लोग अपना रूल बना लेते हैं कि भाई मुझे केवल निफ्टी में करना, विच इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, विच इज वेरी गुड। तो कमिंग बैक टू कमोडिटीज, देखिए ऐसा होता है कि स्टॉक्स में क्या होता है कि आ, हवा में सारी ट्रेडिंग हो रही है। इसको, इस बात को समझिएगा, कैसे हवा में सारी ट्रेडिंग हो रही है कि अंडरलाइन कुछ नहीं है। अंडरलाइन में एक पेपर है, जैसे स्टॉक को सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटीज क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है। आपके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सीएसडीएल एनएसडीएल में वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नोट रखा रहता है। जब आप खरीदते हो तो आपके नाम पे चढ़ जाता है, जब आप बेचते हो तो आपके नाम से हट के बायर के नाम पे चला जाता है। इसको बोलते हैं सेटलमेंट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एक पेपर है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा कि बिटकॉइन में इतनी बड़ी रैली हुई, या डॉग कॉइन में इतनी बड़ी रैली हुई। अगर कल गए, जस्ट एक इत्तेफाक की बात मानिए कि 3,000 4,000 5,000% की रैली बिना बात की कोई ऑपरेटर चाहे एक लिक्विड स्टॉक में, लेट्स से इन्फोसिस में शुरू कर दे, इन्फोसिस का जो भाव चल रहा है उसको बढ़ाता जाए बढ़ाता जाए बढ़ाता जाए, जो कि हुआ था हर्षद मेहता के टाइम पे। सेंटिमेंट एक चीज होती है, लेकिन ज्यादातर माहौल में अगर किसी के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है तो क्या होगा कि हर जैसे जैसे थोड़ा ऊपर आएगा तो कोई ना कोई उसको बेचने वाला आ जाएगा, किसी ना किसी के पास वो स्टॉक होगा। इनफैक्ट अगर अभी जो इन्फोसिस का भाव चल रहा है, अगर ये अचानक से 2 महीने के अंदर 3 टाइम्स हो जाए
तो बहुत से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी जो होंगे, जो वैल्यू इन्वेस्टर्स भी होंगे, वो भी इसमें एग्जिट ले लेंगे, ये बहुत ओवर वैल्यूड लग रहा है, अब चलो किसी दूसरे में जाते हैं। उनकी जेब से, मतलब उनको कोई फिजिकली कोई कुछ नहीं करना पड़ रहा है, एक क्लिक ऑफ द बटन पे चीजें चेंज हो जा रही हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि उनको तो अगर 3 गुना से चलो 6 गुना हो गया, 7 गुना हो गया, 8 गुना हो गया, तो वो अगर ऐसा 10 गुना हो गया तो कल गए, तो मुझे लगता है इन्फोसिस में नंदन नीलेकनी और नारायण मूर्ति भी सोचेंगे यार कि अब तो हम रिटायर हो ही गए, चलो थोड़ा ऑफलोड कर देते हैं। सो इवन ऐसा हुआ है कि प्रमोटर्स भी नया ये पब्लिक इशू लेके आते हैं और अपना स्टॉक ऑफलोड करते हैं, क्योंकि नए स्टॉक्स आउट ऑफ थिन एयर क्रिएट किए जा सकते हैं। मतलब बोनस है, आपका स्प्लिट है, या आपका जो मैंने बताया पब्लिक इशू के थ्रू नए स्टॉक्स क्रिएट किए जा सकते हैं, वो नया नया मार्केट में फ्लोट किया जा सकता है। तो स्टॉक्स एट द एंड ऑफ द डे वो उसको इनफाइनेटली क्रिएट किया जा सकता है, उसकी इंजीनियरिंग में हम नहीं जाते, लेकिन अल्टीमेटली एक हवा में ट्रेडिंग हो रही है, इट इज बीइंग ट्रेडेड आउट ऑफ थिन एयर। इस चीज को समझिएगा, कोई भी स्टॉक। तो क्या होता है कि जैसे जैसे भाव बढ़ेगा उसमें सेलर आना ही है, क्योंकि सेलर को आने में कोई नई चीज नहीं लगनी है एक्सेप्ट पैसे के प्रॉब्ली। अभी हम आते हैं कमोडिटी पे, जैसे कि अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, तो आज एक जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए कि इंडिया में क्रूड ऑयल का कंजम्पशन आज की तारीख में, अभी तो खैर लॉकडाउन चला हुआ तो बड़ा फ्लक्चुएशन चल रहा है, आप एक मान लीजिए कि लॉकडाउन नहीं है, हम लोग ये प्री कोरोना वाली स्टेज में खड़े हैं, 2019 में खड़े हैं, और किसी दिन संडे की शाम को एक आज के घंटे में जो क्रूड ऑयल का कंजम्पशन हो रहा होगा कंट्री में, वो अगले संडे को भी उतना ही होगा, उसके अगले संडे को भी उतना ही होगा। मतलब जो मंथली कंजम्पशन होगा, जो वीकली कंजम्पशन होगा, वो सेम रहने वाला है। इसको बोलते हैं इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसकी डिमांड जो है वो चेंज नहीं होने वाली है, एटलीस्ट शॉर्ट रन में तो चेंज नहीं होने वाली। और जो जो एक्चुअल यूजर है, अनलाइक जो मैंने आपको इन्फोसिस का एग्जाम्पल दिया, पेट्रोल आपका 30 रुपए का होगा या 50 रुपए का होगा या 70 रुपए का होगा या 100 रुपए का होगा, आप उसको खरीदोगे ही खरीदोगे, क्योंकि आप जो एंड यूजर है वो पेट्रोल का ट्रेडर नहीं है, वो पेट्रोल को कंज्यूम कर रहा है, वो क्रूड ऑयल को कंज्यूम कर रहा है इन सम फॉर्म। इसका आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों, एग्री कमोडिटी है ग्वार गम और ग्वार सीड। ये 2011 या 12 की बात है, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा है। वो गुआर गम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, मुझे भी ट्रेड करने के बाद ही पता चला, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इंडिया का तकरीबन 90 टू 90, सॉरी वर्ल्ड का 90 टू 95% जो गुआर गम है, गुआर सीड है, वो इंडिया में ही होता है। सोचो, मतलब वर्ल्ड की जो, और इसका यूज क्या है, हालांकि ये तो फसल उगती है, लेकिन इसका यूज क्या है कि क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में, क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में जो जो ऑयल रिग्स होते हैं उसमें इसको एज ए बाइंडिंग एजेंट यूज होता है। तो यूज कितना क्रूशियल है, और कहीं प्रोड्यूस नहीं होता, केवल इंडिया में प्रोड्यूस होता है, और बहुत ही थोड़ा सा यूज होता है। मतलब आप जैसे कैसे कि हम खाने में काली मिर्च डालते हैं, अभी काली मिर्च पे भी आएंगे, पेपर की ट्रेडिंग पहले होती थी, बाद में इसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, वो एक स्कैम हो गया था। तो जो गुआर गम के साथ क्या हुआ, 2011 या 12 का मसला है उसमें, कि अचानक से भाव बढ़ने लगा, फसल जल गई थी। लेकिन वर्ल्ड में जो क्रूड ऑयल के रिग हैं वो तो रुक नहीं जाएंगे, वहां कंजम्पशन तो रुक नहीं जाएगा गुआर गम का, गुआर सीड का, और वो भी एक खाने में जैसे एक चम्मच यूज होता है उतना ही यूज होता था। तो उसका दाम बढ़ते गया बढ़ते गया, लेकिन डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है, और डिमांड ओवरनाइट नहीं क्रिएट किया सकती। अगर फसल खराब हो गई है, जैसे इन्फोसिस का मैंने शेयर बताया आपको कि अगर बहुत दाम बढ़ रहा है तो शेयर्स कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ थिन एयर जस्ट बाय यूजिंग मनी, लेकिन कमोडिटीज में आप उसको आउट ऑफ थिन एयर नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो। आपको फसल उगानी है तो आपको ट्रैक्टर लगाना है, आपको पानी लगाना है। जैसे अभी हमें वैक्सीन भी एक कमोडिटी है, राइट? हम देख रहे हैं ना वैक्सीन का प्रोडक्शन की हाहाकार चल रही है, लोग मर रहे हैं, सरकार भी चाह रही है कि यार और बनाते हैं, लेकिन रातों रात आप नहीं बना सकते हो। डिमांड शूटअप करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन विल कम एट इट्स ओन पेस। तो ये डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच है, अगर एक बार क्रिएट हो गया तो वो डिपेंड करता है कि वो कब फुलफिल होगा, उसके हिसाब से डिमांड बढ़ती जाएगी और सप्लाई कम रहेगी। स्टॉक्स में भी आपने देखा होगा या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में देखते होंगे, अगर डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई नहीं बढ़ रही तो क्या होगा? भाव बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, लोग किसी भी प्राइस पे खरीदेंगे। तो वो गुआर गम के साथ, गुआर सीड के साथ क्या हुआ, आई थिंक 7 गुना या 9 गुना हो गया 3 महीने के अंदर। तो और ये कमोडिटी में आप देखेंगे अगर जाएंगे तो बहुत ही लेवरेज बिजनेस होता है, 7 से 15 गुना का मार्जिन मिलता है।
ऑफिशियली एक्सचेंज के द्वारा, ये मैं ब्रोकर मार्जिन की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे अभी निफ्टी के फ्यूचर में शायद 2 या 3 गुना मिलता है, उसमें 7 से 15 गुना मिलता है, और जब डिमांड बढ़ता गया, प्राइस बढ़ता गया, और कई दिनों तक लगातार उसमें सर्किट लगता रहा एक ही साइड का। तो मेरा ये मानना है कि कमोडिटीज जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होती हैं जब डिमांड सप्लाई में मिसमैच हो जाए, तो फिर उसको कोई ऑपरेटर नहीं मैनेज कर सकता, कोई उसका भाव नीचे नहीं ला सकता। क्यों नहीं नीचे ला सकता? अगर आपने फ्यूचर्स मार्केट में ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट सेल करने चालू कर दिए, अगर पैसा है तो आप कर सकते हो, आप मार्जिन मनी डालते रहो, आप कॉन्ट्रैक्ट सेल करते रहो, लेकिन आपको महीने के अंत में डिलीवरी देनी पड़ेगी। आपको महीने के अंत में उतना गुआरगम या उतना क्रूड ऑयल या उतना कॉपर किसी न किसी एक्सचेंज में तो आपको सप्लाई करना पड़ेगा, और अगर नहीं है आपके पास तो आपको ऊंचे दाम पे खरीदना पड़ेगा उसी इसको जो सेटलमेंट पीरियड है जो वो आप देखते होंगे। जैसे अभी कुछ स्टॉक्स की भी हमारे यहाँ फिजिकल सेटलमेंट हुआ है, नहीं है, अगर शॉर्ट डिलीवरी है तो उसका क्या होता है, ऑक्शन होता है, बड़ी पेनाल्टी पड़ती है। कमोडिटीज में पेनाल्टी और भी तगड़ी होती है। तो कोई भी अंधाधुंध सेलिंग नहीं कर सकता है। अगर उसे पता है कि मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो उसे वो अंधाधुंध सेलिंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि सेलर उतने ही आएंगे जितनी की सप्लाई इवेंचुअली विद इन अ मंथ लोगों को, उनके जो ब्रोकर्स बैठते हैं, जो मंडी वाले बैठते हैं, उनको जो पता होगा कि भैया इतनी सप्लाई तो हम कर सकते हैं, उतना ही वो लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचेंगे। तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो भी जो है सप्लाई और डिमांड के लॉ को फॉलो करता है ब्रॉडली। हाँ, इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो बहुत से लोग प्राइस को देख के मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैं वो डिनाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सारे जो डायनेमिक्स हैं सप्लाई डिमांड का जो मैंने अभी आपको समझाया है, ये थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में वर्क करता है। तो ये आपको डेली टाइम फ्रेम में वर्क करता है। तो जैसा कि मैंने अभी क्रूड ऑयल वाला एग्जांपल अगर दोबारा लेते हैं, तो जब दाम बढ़ रहे थे अपना लास्ट फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम की बात अगर बताऊं, तो दाम बढ़ के 150 तक पहुंच गया था, $150 पर बैरल तक पहुंच गया था। और उसके बाद भी वर्ल्ड में क्रूड ऑयल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ था, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल यूज है, जो हम लोग अपने ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं, या रिफाइनरीज में यूज होता है, या आपका यूरिया मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, ये सारा कहीं ना कहीं जो एंड प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रहा है, ट्रेड नहीं हो रहा है, कोई उसको कंज्यूम कर रहा है। जैसे यूरिया का एग्जाम्पल दिया, तो फार्मर्स उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका जो डिमांड है वो बिल्कुल ही कम नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे बड़े बड़े ट्रेंड्स क्रिएट होते हैं। अब आप सोचोगे यार ये तो ठीक है, चलो ट्रेड कर रहा है बोल रहा है, ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, ये मैंने एक बहुत बड़े मेरे जिनको मैं गुरु मानता हूं उन्होंने ये बात कही है, और उनकी बात को मैंने सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। ये आपने अगर मार्केट विजार्ड्स बुक पढ़ी हो, मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर की थी, तो उसमें ये इंटरव्यू है रिचर्ड डेनिस का। ये पेज नंबर है आपका 54 पेज नंबर पे मार्केट विजार्ड बुक में रिचर्ड डेनिस के इंटरव्यू में पूछा गया है। बहुत ही ये बड़े सटल क्वेश्चंस हैं, इन पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको बहुत लाइफ चेंजिंग चीजें समझ में आएंगी, आपको एक नया सिस्टम मिलेगा या आपको एक नई इंसाइट मिलेगी। हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उनसे पूछा, हाउ मच कॉमन बिहेवियर इज देयर बिटवीन मार्केट्स, आर द पैटर्न्स ऑफ बीन्स सिमिलर टू पैटर्न्स ऑफ बॉन्ड्स, और मार्केट्स हैव देयर ओन पर्सनालिटीज। तो रिचर्ड डेनिस ने रिप्लाई किया, आई कुड ट्रेड विदाउट नोइंग द नेम ऑफ द मार्केट। मैं भी इस बिलीफ पे मैंने बहुत दिन ट्रेड किया कमोडिटी का। आप मुझे कमोडिटी का नाम मत दिखाओ, बस मुझे ग्राफ दिखाओ, ग्राफ दिखाओ, प्राइस दिखाओ, वॉल्यूम दिखाओ, और मैं उस पर जब बता रहा था, मुझे तो गुआरगम का बाद में जब बड़ा मीडिया में आया तो पता लगा कि भैया इसका यूज क्या होता है। हम लोग ट्रेडिंग करते थे कोकुड की, और उसका हमें फुल फॉर्म भी नहीं पता था कई सालों तक, क्योंकि पता नहीं करना होता है कि वो कमोडिटी में करता क्या है, क्या सीजन होता है, प्राइस किधर भाग रहा है, खरीदू किधर है, बेचू किधर है, उसको देखो। इस महीने में डिमांड सप्लाई का मिसमैच किधर जा रहा है, उसको देखो। तो इसको बहुत ब्यूटीफुली रिचर्ड डेनिस ने बोला है, आई कुड ट्रेड अ मार्केट विदाउट नोइंग द नेम ऑफ द मार्केट। आप छुपा दो नाम, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या, आप स्टॉक्स में ये नहीं कर सकते हो, हर स्टॉक का एक बिहेवियर होता है। इन्फोसिस का बिहेवियर अलग है, आप मैं बोलूंगा तो आप हंसोगे जरूर, आईटीसी का बिहेवियर अलग है, अदानी का बिहेवियर अलग है, लेकिन कमोडिटीज में ऐसा नहीं है। So what are you saying is that अगला क्वेश्चन पूछा गया, what are you saying is that pattern is different in different markets is similar? तो रिचर्ड डेनिस ने रिप्लाई की, यस, इन आर रिसर्च इफ अ सिस्टम डजंट वर्क फॉर बोथ बॉन्ड्स एंड बीन्स। यहां बॉन्ड्स मतलब यूएस ट्रेजरी की बात हो रही है, यूएस 10 ईयर बॉन्ड, 2 ईयर बॉन्ड की बात हो रही है, और बीन्स मतलब सोयाबीन की बात हो रही है, वी डोंट केयर अबाउट इट।
सो ये भी मैं मानता हूं फंडामेंटली कि अगर कोई भी ट्रेंडिंग सिस्टम है, ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम की बात हो रही है, यहाँ पे मीन रिवर्टिंग सिस्टम की बात नहीं हो रही है, तो वो हर एक आपके इंस्ट्रूमेंट पे वर्क करना चाहिए। बहुत से लोग मुझे आते बोलते हैं टर्टल ट्रेडिंग जो है, जो रिचर्ड डेनिस ने ही टर्टल ट्रेडर्स को ट्रेन किया था और उनका ही कॉन्सेप्ट था कि टर्टल ट्रेडिंग जो है वो स्टॉक्स पे, वो एचडीएफसी बैंक पे काम नहीं करता, वो आईटीसी पे काम नहीं करता। भैया ये बना ही नहीं है स्टॉक्स पे काम करने के लिए, ये बना ही नहीं है इंडेक्स पे काम करने के लिए। आप गलत चीज को फिट करोगे तो क्या होगा? आप डीजल कार में पेट्रोल डालोगे तो क्या होगा? बोलोगे यार ये तो कार चलती नहीं है, बेकार है। आप समझो तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया, would you say the stock market is an exception? That is, does the stock market also behave like other markets, or does stock market have its own pattern? तो उसका जवाब दिया, आई थिंक इट इज प्रोबेबली सेपरेट। और ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रिचर्ड डेनिस ने ये इंटरव्यू दिया था, ज्यादा इंटरव्यू उनके हैं नहीं। बहुत से पहले के जमाने में लोग बहुत ही कम खुल के बताते थे कि वो कर क्या रहे हैं और उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है। तो ये शॉर्ट आंसर जो है, इसमें आपको काफी इनसाइट सोचना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी अगला क्वेश्चन है कि व्हाई वुड यू से दैट इट इज ट्रू? इसका जवाब उन्होंने दिया, वेल माय रिसर्च ऑन इंडिविजुअल स्टॉक शोज दैट प्राइस फ्लक्चुएशंस आर क्लोजर टू रैंडम एंड देन दे आर इन कमोडिटीज डिमॉन्स्ट्रेटिवली। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, जो मैं आपको ये आज के वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूं। डिमॉन्स्ट्रेटिवली कमोडिटीज आर ट्रेंडिंग एंड आर्ग्युएबली स्टॉक्स आर रैंडम। तो ये चीज जो मैं बता रहा हूं, ये मेरा कुछ, मैंने इस बुक से उठाया, उसको 5 साल ट्रेड किया, और अब आपको मैं बता रहा हूं कि कमोडिटीज में सप्लाई डिमांड का वो होता है। सिमिलरली सप्लाई साइड भी अगर कोई डिसरप्शन होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि जब यूएस ने लीबिया पे अटैक किया था, तो सबसे पहले जो वहां के रेबल्स थे, उन्होंने शायद साउथ साइड की पाइपलाइंस जो है वो उड़ा दी थी। उससे ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का शायद 2 या 3 बिलियन मिलियन बैरल पर डे अफेक्ट हुआ था, विच इज हार्डली 2 to 3%। लेकिन प्राइस यहाँ पे 5 से 7% ओवरनाइट में बढ़ गया और अगले दिन भी गैप अप ओपनिंग हुई। कारण उसका क्या है कि वर्ल्ड में कहीं पे भी अटैक हो, भले उसकी सप्लाई कम हो जाए, लेकिन डिमांड कम नहीं होगी। आपको काली मिर्च का भी एग्जांपल देता हूं, जिसको बाद में एनसीडीएक्स ने बैन कर दिया था, बिकॉज लोगों ने डिलीवरी में बदमाशी करी थी। जब डिलीवरी का मौका आया तो काली मिर्च की जगह उन्होंने जो है वो प्लास्टिक की गोलियों में कलर करके दे दिया, बाद में पकड़ा गया। वो करोड़ों रुपए का स्कैम था, आप मीडिया में देख सकते हैं। तो एनसीडीएक्स ने, कैसा होता है ना अपना रेगुलेटर और एक्सचेंजेस, क्या होते हैं, कुछ दिक्कत है तो थ्रो द बेबी ऑल्सो विद द बैक वाटर। अपना क्या है, अभी मार्जिन वगैरह में दिक्कत हुई, ये जो सेबी का नया रूल 1 सितंबर से लगने वाला है, तो सेबी ने बोला कि हटाओ यार, ये साला लेवरेज ही खत्म कर दो, रादर देन एड्रेसिंग द बेसिक प्रॉब्लम कि कौन कौन गड़बड़ी कर रहा है, कौन सा ब्रोकर 100x दे रहा है, वो सब चेक करने, ग्रैनुलर लेवल पे जाने के बजाय समरी आंसर। तो उन्होंने, तो काली मिर्च में क्या हुआ था कि धीरे धीरे दाम बढ़ने लगे क्योंकि फसल खराब हो गई थी, एक किसी साल की बात है। और काली मिर्च तो हम हर दिन 1 चम्मच से भी कम यूज करते हैं, बहुत लोग तो महीने में 4 चम्मच यूज करते हैं, लेकिन वही 4 चम्मच स्वाद लाने के लिए क्रूशियल होता है। तो लोगों, डिमांड साइड में बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, लेकिन सप्लाई साइड में काफी डिसरप्शन हो गया था इंडिया में, तो प्राइसेस स्टार्टेड स्काई रॉकेटिंग। और उस प्राइस का खैर फायदा उठा के फिर लोगों ने उसको सेल किया, और फिर डिलीवरी के टाइम पे प्लास्टिक की गोलियां दे दी, बहुत बड़ा स्कैम हुआ। तो ये मैं आपको बता रहा था कि कमोडिटीज की सप्लाई और डिमांड कम मैनिपुलेट होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग कम होती है, और ट्रेंड्स बहुत अच्छे बनते हैं। आप अभी अगर देखोगे, कॉपर का आप उठा के देख लो, कॉपर का चार्ट आपको जीरोधा में मिल जाएगा या ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा, या आप सोयाबीन का अभी पिछले 3 महीने का चार्ट उठा के देख लो। अगर आज ऊपर की कैंडल बनी है और क्लोजिंग हुई है एकदम क्लोज के बराबर, अगले दिन वो हवा में खुलेगा, इतना इजी मार्केट है। मैं नहीं बोल रहा, सी कॉपर वाज इन अ बियर मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसमें भी चॉपीनेस आती है, बट एट अ पोर्टफोलियो लेवल जब आप ट्रेड करोगे तो आप देखोगे कि इसमें ट्रेंड्स अच्छे बनते हैं, ज्यादा प्रिडिक्टेबल बनते हैं, और चॉपीनेस कम रहती है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो लंबा हो गया तो मैं माफी चाहता हूं। मैं नहीं बोलूंगा लाइक करने के लिए या आपको रीट्वीट करने के लिए, क्योंकि आप सुनते तो हो नहीं। मुझे मजा आ रहा है वीडियो में, जब तक मजा आएगा तो अपन बनाएंगे। थैंक यू सो मच।